और दोस्तों, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और ज्ञानेश कुमार यानी कि चुनाव आयोग के बीच की जो अभी तक दबी छुपी जो साठगांठ थी, अब वो सामने आ गई। सामने कहीं और नहीं, किसी और ने नहीं लाया, सामने लाए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर के, उनके सबसे करीबी, उनके सबसे राजदार अमित शाह। और जगह थी इस देश का पार्लियामेंट, संसद भवन के भीतर अमित शाह विपक्ष को घेरते घेरते खुद ही घिर गए और बातों बातों में सब कुछ कबूल कर लिया। क्या कुछ पूरा मामला है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के बीच का पूरा खेल खुल गया। बताऊंगा कि ज्ञानेश कुमार किस तरीके से अब जेल जाने की स्थिति में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अब 7,000 पन्नों का चुनाव आयोग के खिलाफ खुला सबूत सीआईडी ने पेश किया है। क्या कुछ पूरा मामला है उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा, और इसके अलावा आपको समझाऊंगा कि कैसे खुलेआम इस देश में भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक राहुल गांधी को असैसिनेट करने की धमकी दे रहा है। ऐसे ही धमकियां दी जाती थी इंदिरा गांधी को, ऐसे ही धमकियां दी जाती थी राजीव गांधी को, और अब राहुल गांधी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के ये नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं? और ये सवाल मैं नहीं उठा रहा, ये सवाल कांग्रेस पार्टी और उसके नेता उठा रहे हैं। क्या पूरा मामला है, सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा और भी तमाम सारी बड़ी खबरें हैं, सब पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो संसद भवन में हुआ, राज्यसभा के भीतर जो हुआ, उसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल हुआ यह कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा के भीतर अमित शाह को बुरी तरीके से उनके ही बुने जाल में फंसा दिया। यानी कि आप यह कह लीजिए कि एक तरीके से बहेलिया ही अपनी जाल में फंस गया। और फंसा कैसे? क्योंकि बहेलिया जिसको मैं बता रहा हूं, दरअसल जो जाल बुना गया इस देश में चुनाव आयोग के आसरे, उस जाल का पर्दाफाश करते करते, अपना बचाव करते करते अमित शाह खुद उसमें फंसे। कैसे फंसे? अमित शाह बीते दिन मतलब सदन में अपनी बात रख रहे थे चुनाव आयोग को लेकर के, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर के, और इन्हीं बातों में एक बात अमित शाह बोल गए। कहा कि मैंने खुद चुनाव आयोग से बात की थी, उन्होंने कहा कि मुझे 2014 तक कोई, अभी 2024 तक कोई शिकायत नहीं मिली है। 14 तक अमित शाह ने यह बात कही चुनाव आयोग के बयान को कोट करते हुए। बस यहीं पर दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को जकड़ लिया। फिर क्या कहा दिग्विजय सिंह ने, आप इसका ये ट्वीट अपनी स्क्रीन पर देखिए जरा। ये शकील अख्तर का ये ट्वीट बता रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा की चुनाव आयोग और गृह मंत्री अमित शाह की कार्रवाई की मांग की है राज्यसभा में। कहा कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव सुधार पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग से बात की थी और चुनाव आयोग का कहना है कि 2014 से आज तक एक भी शिकायत नहीं मिली। यह अमित शाह ने चुनाव आयोग से बात की थी और चुनाव आयोग ने अमित शाह से यह कहा कि 14 से आज तक एक शिकायत नहीं मिली। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमित शाह किस हैसियत से चुनाव आयोग से यह बात कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, और चुनाव आयोग क्या सोच के, क्या समझ के अमित शाह को यह बता रहा है कि एक भी शिकायत नहीं मिली? क्या अमित शाह चुनाव आयोग को ऑपरेट कर रहे हैं? क्या अमित शाह ज्ञानेश कुमार के सुपर बॉस हैं क्या? यह अपने आप में बड़ा सवाल यहीं से खड़ा होता है। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि अगर चुनाव आयोग ने ऐसा कहा है कि एक भी शिकायत नहीं मिली, तो इसके लिए गलत बयानी का एक तरीके से को लेकर के चुनाव आयोग पर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर चुनाव आयोग ने ऐसा कहा। दूसरा कहा कि चुनाव सुधार पर राज्यसभा में उन्होंने कहा कि तमाम लोगों ने चुनाव आयोग से शिकायतें की, उनकी प्रतियों का, वो जो प्रतियां थी जो शिकायतों की, वो उन्होंने पटल पर रख दी। कहा जो चुनाव आयोग झूठ बोला, अगर अमित शाह ये कह रहे हैं तो ये रही प्रतियां शिकायत की। कैसे ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि एक भी शिकायत नहीं मिली, सफेद झूठ बोल रहे हैं। और दूसरा
ये कि अगर गृहमंत्री अमित शाह ये बात झूठ बोल रहे हैं तो गृहमंत्री अमित शाह पर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब ये कि या तो चुनाव आयोग गलत या तो अमित शाह गलत, या तो ज्ञानेश कुमार पर एक्शन होगा या तो गृहमंत्री पर एक्शन होगा। अब ज्ञानेश कुमार और गृहमंत्री में कौन झूठ बोल रहा है यह सदन तय करे, संसद तय करे। दिग्विजय सिंह ने यह सवाल उठा करके संसद में एक नए तरीके की बहस छेड़ दी है। दूसरी तरफ दोस्तों एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं। खबर चुनाव आयोग की बेईमानी से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि कर्नाटक की अलन सीट पर जो वोट चोरी का खुलासा राहुल गांधी ने किया था, अब उस पर बाकायदा जांच हुई। सीआईडी ने 22,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है इस चोरी के खिलाफ, और इसमें भारतीय जनता पार्टी का विधायक बुरी तरीके से फंस गया है। यानी कि भाजपा और चुनाव आयोग की वोट चोरी सबूतों के साथ कोर्ट के सामने 22,000 पन्नों की चार्जशीट पेश करने के दौरान पकड़ ली गई। द क्रेडिबल न्यूज का ये ट्विटर हैंडल देखिए, इसमें बताया गया अलन वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मामले में 22,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है। कर्नाटक पुलिस ने की एसआईटी ने अलन विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट नाम हटाने वाले मामले के आरोप पत्र दाखिल किए, चार्जशीट दाखिल की, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, उनके बेटे अभियुक्त नंबर 1 और अभियुक्त नंबर 2 के रूप में इनको दर्ज किया गया है। आरोप पत्र में कहा गया कि पूर्व विधायक सुभाष गोट्टेदार, उनके बेटे जिला पंचायत सदस्य हर्षानंद गुट्टेदार और साथ ही 5 अन्य लोगों ने मिलकर के ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा था। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कलबुर्गी जिले के अलन विधानसभा क्षेत्र से 5,994 मतदाताओं के नाम सूची से हटवा दिए थे। इतना बड़ा गेम किया। अब कैसे हटवाए, चुनाव आयोग ने क्यों हटाए, हटाने से पहले चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने क्या वो की, मतलब उस समय ज्ञानेश कुमार नहीं थे, राजीव कुमार थे, क्या हुआ गेम। कुल मिलाकर के चुनाव आयोग अब इस पूरे मामले में बुरी तरीके से फंस गया है, और राहुल गांधी की यही तमाम सारी जो पोल खोल है भाजपा की, इससे भाजपाई बौखलाए हैं, अब उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। एक ताजा मामला आया, पहले वो देखिए, और उसके बाद एक के बाद एक कैसे राहुल गांधी को धमकियां मिली हैं बीते कुछ दिनों में, ये भी देखिए जरा। ये देखिए जरा, सुप्रिया श्रीनेत ने ये वीडियो जारी किया है। तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। मेरा चैलेंज इस राहुल गांधी को, जो इसकी जिवा छटेगा मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा। राहुल गांधी राहुल गांधी നെഞ്ചത്ത് വരെ വെടിയുണ്ട വീഴും, ഒരു സംശയവും വേണ്ട। राहुल गांधी का हाल इंदिरा गांधी वाला होगा, बीजेपी एमएलए ने बोला। राहुल गांधी की जुबान काटने वाले को 11 लाख का इनाम, एनडीए एमएलए ने बोला। राहुल गांधी को गोली से भून देंगे, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोला था। ये स्थितियां हैं भाजपा की, और भाजपा ने आज तक एक आदमी पर कार्रवाई नहीं की। और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सरकारों में अब हाल यह हो गया है कि बुलडोजर उसी कोर्ट पर चलने लगा, उसी कोर्ट परिसर पर चलने लगा जो कोर्ट परिसर भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि आताताई बुलडोजर के खिलाफ एक्शन देता रहा। जस्टिस BR गवाई ने बाकायदा एक पूरी रूपरेखा तय की थी बुलडोजर एक्शन की, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है कचहरी परिसर में ही चल पड़ा। यह तस्वीर देखिए, न्यूज 24 का ग्राफिक प्लेट। मथुरा में 400 वकीलों के चैंबर प्रशासन द्वारा बुलडोजर से गिरा दिए गए। प्रशासन ने 400 वकीलों के बुलडोजर गिरा दिए। अब आप सोचिए, ना कोई लिखित नोटिस दिया गया, ना कोई पहले से आदेश था, और ये सब कुछ बाकायदा जब जस्टिस BR गवाई ने वो आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बुलडोजर एक्शन किन किन परिस्थितियों में होगा, कैसे कैसे होगा, पूरा उसका एक SOP तैयार किया था, कुछ भी फॉलो नहीं किया। और इसीलिए कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कोर्ट कचहरियों पर भी चलने लगा है। यही कहा जाएगा, अगर परिसर में उस तरीके के चैंबर बने हैं तो इसको और किस तरीके से कहा जा सकता है, यही कहा जा सकता है। इस बीच तमिलनाडु से अमित शाह को लेकर के एक सीधी चेतावनी आई है। उस सीधी चेतावनी क्या, ललकार आई है। सीएम MK स्टालिन ने क्या कुछ कहा, आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए।
कहा कि शाह के अंदर अहंकार आ गया है, वो खुद के साथ साथ पूरी संघी बटालियन को भी ले आए तो भी यहां कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरे भारत में डीएमके एकमात्र राज्य स्तरीय पार्टी है जो वैचारिक रूप से बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। यह साफ साफ आर पार का ऐलान एमके स्टालिन ने कर दिया है अमित शाह के खिलाफ। दोस्तों, इस बीच ताजे एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार ने एक और कांड कर दिया। यह जरा वीडियो पहले देखिए। नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, इसी दौरान एक मुस्लिम अभ्यर्थी आई, महिला आई और उसका जो है नकाब खींच लिया हाथों से। अब इस पर जबरदस्त तरीके से नीतीश कुमार की आलोचना हो रही है। आलोचना इसलिए कि आखिर नीतीश कुमार को यह हक, यह अधिकार किसने दिया, और खास तौर पर जब मामला मुस्लिम समाज की धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ हो, उनके अपने सांस्कृतिक परिधान से जुड़ा हुआ हो। अशरफ हुसैन इसी वीडियो को जारी करते हुए लिख रहे हैं कि मुस्लिम महिला अपना नियुक्ति पत्र लेने पहुंची, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला का हिजाब हाथों से हटा दिया। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1283 आयुष डॉक्टरों, जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी को नियुक्ति पत्र दिया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, बिहार के मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे थे। तभी इन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था और उसी दौरान ये बड़ा जो है कांड हो गया। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया है। क्या कुछ कहा है आप देखिए आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस कह रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनकी बेशर्मी देखिए। एक महिला डॉक्टर जब अपना नियुक्ति पत्र, माफ कीजिएगा, इसमें लिखा कि एक महिला डॉक्टर जब अपना नियुक्ति पत्र लेने आई तो नीतीश कुमार ने उसका हिजाब खींच लिया। बिहार के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी सरेआम नीच हरकत कर रहा है। सोचिए राज्य में महिलाएं कितनी असुरक्षित होंगी। नीतीश कुमार को इस घटिया हरकत के लिए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। यह घटियापन माफी के लायक नहीं है। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग लिया है। आरजेडी की तरफ से आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने क्या कुछ लिखा आपकी स्क्रीन पर। वो कह रही कि ये महोदय जो महिला के चेहरे से नकाब खींच रहे हैं, ये बिहार के मुख्यमंत्री कहते हुए भी शर्म आती है। भाजपा की संगत का असर है क्या? इस तरीके से उन्होंने इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया। इस बीच दोस्तों एक और वीडियो सामने आया जिसमें सीधे तौर पर मुसलमानों के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ उनको एक तरीके से धर्मांतरण और आतंकवाद की फैक्ट्री करार दिया गया। पहले ये वीडियो सुनिए आप। मदरसे आतंकवाद की फैक्ट्री है, आतंकवाद करवाते हैं, धर्मांतरण करवाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन टीकरी गांव की इस ऐसी बदमाशी पर सिखाने वाली मस्जिद को किसी भी कीमत पर हम खुलने नहीं देंगे। लेकिन प्रशासन समझ ले, कोई भी घटना होगी, मस्जिद को खोलने का प्रयास किया जाएगा तो उन्हें किसी भी प्रकार से मस्जिद को खोलने हम नहीं देंगे। और आज ऐसी दुर्दशा हमारी हो रही है। आज हमारी बहन बेटियों के ऊपर ये जो अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं, इनकी हिम्मत हो रही है। दुनिया के किसी देश के अंदर ऐसा नहीं होता कि वहां के बहुसंख्यक समाज के ऊपर कोई हमला करने की कोशिश क्या कोई सोच भी सके। दुनिया के किसी देश के अंदर ऐसा नहीं होता कि वहां बहन बेटियों के ऊपर अल्पसंख्यक समाज के लोग नजर भी डालें या उनकी आस्थाओं के ऊपर कोई हमला करने की कोशिश करे। ऐसा होता है तो केवल भारतवर्ष के अंदर होता है, जहां 100 करोड़ हिंदू है। मुस्लिम स्पेस वीडियो को शेयर करते हुए लिखता है कि मस्जिद और मदरसे आतंक की फैक्ट्री, यहां आतंकवाद और धर्मांतरण करवाते हैं। यह बयान इस ट्विटर हैंडल के द्वारा कोट किया गया। यह पूरा मामला दोस्तों दरअसल पलवल का है और ये बीते 7 दिसंबर का है, जहां एक हिंदू लड़की के कथित धर्म परिवर्तन के आरोप पर आयोजित एक महापंचायत हुई और इस महापंचायत में हिंदुवादी दल के नेता ने मुसलमानों को जिहादी कहा और मस्जिदों और मदरसों को आतंकवाद की फैक्ट्री कहा। ये स्थितियां दोस्तों बनी हुई हैं। इस बीच एक और वीडियो मैं आपको सुनवाता हूं, ये देखिए जरा। बाबा तलवार काहे लेकर घूम रहे हैं हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए? हिंदू राष्ट्र मांग के लिए। अच्छा। हिंदू राष्ट्र मांग के लिए, गौ माता को राजमाता बनाने के लिए, भारत के अंदर में जो भी कचरा है। कचरा किसको कह रहे हैं? कचरा उल्ला मुल्ला जो मुस्लिम है सीधा। इसलिए अभी तक उनको हम भाईचार समझते थे, अभी तक समझते थे। बाकी हमारे जो बघेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कदम उठाए, उनके लिए इन्हें 300 क्विंटल जहर मंगवा के ऐसी यात्रा को रोकना चाहते थे। बाकी सनातन को कोई रोकने वाला नहीं है। उन सारे कचरा का साफ कर देंगे। वो 15 मिनट मांग रहा है, हम 15 मिनट नहीं मांग रहे हैं, हम 1 सेकंड मांग रहे हैं सिर्फ।
बाबा बागेश्वर की इस यात्रा के लिए क्या कहेंगे? हम ये संकल्प खा के चले हैं कि बाबर का नाम निशान मिटा देना है। आदित्यनाथ योगी सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द पूरे भारत को एकदम स्वच्छ अभिमान बनाएं। भारत के बहनी बिटिया धर्म को, सनातन को हम स्वच्छ बनाएं। अब आप सोचिए, ऐसे ऐसे ढोंगी बाबा है, इनका चश्मा निकाल के पहले इनको कायदे से समझाना चाहिए था। और सवाल पूछने वाला भी क्या ही होगा, देखिए पता नहीं कौन आता है, क्या सवाल पूछ लेता है और किस तरीके से नफरत फैला दे, ये कहा नहीं जा सकता। बाबा भी वैसा तलवार लिए घूम रहा, बताइए सरेआम इस देश में। किसी कोई मुस्लिम अगर ऐसा कर दे, सोचिए क्या हाल होगा इस देश में। सिर्फ सोच के देखिए और इसको देख लीजिए, देख लीजिए आप, ये हालत है। अशरफ हुसैन लिख रहे हैं कि मुसलमानों से नफरत अब आम होती जा रही है। जिन धर्म गुरुओं और धार्मिक बातें करनी चाहिए वो अब मुसलमानों को मारने काटने की बातें कर रहे हैं। मीडिया मजे ले लेकर के उनसे बाइट लेता है, भीड़ तालियां बजाती। इतनी नफरत कहां से आ रही है? ये सब कब रुकेगा? वाकई में ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ये सब कुछ कब रुकेगा आखिर। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।